Hello everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. और आज हम अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. हमने एडमिशन जो है वो कर लिया था और आज हम पार्टनर्स की रिटायरमेंट और डेथ के बारे में कंसीडर कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. कि सबसे पहले सर्कमस्टांसेस क्या हैं पार्टनरशिप की रिटायरमेंट के. हो सकता है उसकी डेथ हो सकता है वो अपनी विल से पार्टनर्स से रिटायरमेंट लेना चाहता हो पार्टनरशिप की, या हो सकता है कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो गया हो, या उसका कुछ टाइम पीरियड था या कोई रिटर्न एग्रीमेंट था. उस रीजन से भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आ सकता है कि पार्टनर जो है वो अब पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहता है, या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है. जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ही इज नॉट लायबल फॉर एनी कंडीशंस टू फुलफिल द फार्म वर्क. सो ये सर्कमस्टांसेस है कि पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के होने के. ठीक है. तो नेक्स्ट वन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स. कि अब हमने क्या क्या पॉइंट्स को कंसीडर करना है रिटायरिंग पार्टनर्स के को पे करना है. जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो कौन कौन से पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है. सबसे इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशो. अब गेनिंग रेशो क्या होता है, या न्यू प्रॉफिट रेशो भी. ठीक है, न्यू प्रॉफिट रेशो, गेनिंग रेशो, व्हाट इज दिस. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बात करती हूँ. बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे मान लीजिए ए बी और सी थ्री पार्टनर्स थे. अब जब सी रिटायर हो गया तो ए बी तो क्या है, बिजनेस में भी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, फर्म के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं. तो ए बी सी की पहले मान लीजिए रेशियो थी 3:2:1. तो अब सी रिटायर हो गया है या सी की डेथ हो गई है तो सी तो चला गया. अब ए और बी जो दो पार्टनर्स हैं उनको तो अपनी न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, जो भी उन्होंने प्रॉफिट्स आगे शेयर करने हैं. तो वो जो ए बी की न्यू रेशो बनेगी जिसमें वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, वो होती है न्यू रेशो. अब आ जाती है बात गेनिंग रेशो की. अब ये सी जो है वो रिटायर हो गया. बच्चे, सी रिटायर हो गया है तो वो आज तक, मान लीजिए आज ही रिटायर हुआ हमारी फर्म में से, तो जो आज तक उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी. कि आज तक उसने हमारी फर्म में वर्क किया है, उसकी हो सकता है कोई कैपिटल इन्वेस्टेड हो, उसने कोई लोन दिया हो, या जो आज तक उसका इस फर्म के अंदर प्रॉफिट्स में पोर्शन बन रहा है, उस प्रॉफिट्स को हमें वहां आज तक के प्रॉफिट को उसको देना होगा. तो जो ए बी हैं वो ये सी को प्रॉफिट देते हैं. तो जो सी है वो चला जाएगा. पहले 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो ए को कितना पोर्शन मिल रहा था, 3/5 मिल रहा था. लेकिन और 2/5 और 1/5 मिल रहा था एबीसी को. लेकिन जो 1/5 पोर्शन अब सी को जो मिलता था वो आज जब सी चला जाएगा तो वो जो 1/5 शेयर है वो अब किसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ए को और बी को. तो ये ए बी के लिए क्या हो गया है, गेन हो गया, बेनिफिट्स हो गए हैं. तो उसको हम बोल देते हैं गेनिंग रेशियो. क्लियर हो गया. कुछ पोर्शन हमें सी को पे करना पड़ेगा, आज तक का जो भी उसका प्रॉफिट्स में हिस्सा है वो दे देंगे. उसके बाद जो 1/5 शेयर जो हम सी को दे रहे थे वो 1/5 शेयर भी ए और बी के पास आ गया. अब ये ए बी को क्या हो गया, फायदा हो गया. एडमिशन के टाइम में ए बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था क्योंकि सी का एडमिशन हुआ था. लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको गेन हो रहा है क्योंकि सी जा रहा है. जब सी चला जाएगा तो ए बी को बेनिफिट्स होंगे. जो सी का पोर्शन था, जो सी का पार्ट था, वो अब ए बी को मिलने लग गया है. इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, गेनिंग रेशियो. ठीक है. तो ये डिटर्मिनेंट्स में अब मैंने आपको टू पार्ट्स करवा दिए हैं कि एक तो न्यू रेशियो निकालनी है और एक हमने गेनिंग रेशियो निकालनी है. अब मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम टू टाइप से निकाल सकते हैं. उसको सॉल्व करने का क्या वे है, मान लीजिए यही हम ले लेते हैं. फर्स्ट बता रही हूँ, ए बी सी जो है वो 3:2:1 में शेयर करते हैं. और मान लीजिए अगर सी रिटायर हो जाता है, अगर सी रिटायर हो गया तो जो सी का 1 का शेयर है वो तो ओवर हो गया. तो अब ए बी का जो न्यू रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा.
ये तो सो सिंपल सा है। बिल्कुल, अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इसी को ही फॉलो करते हैं। सिर्फ 2 ही मेथड्स हैं न्यू रेशो को रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेट करने के, जबकि एडमिशन के टाइम पे नंबर ऑफ मेथड्स थे। तो ये समझ आ गया आपको कि 3:2। ओके, अब हम एक और पॉइंट है कि मान लीजिए सी से पर्टिकुलर पोर्शन मिलता है ए बी को, फिर कैसे करेंगे हम? एक एग्जांपल देख लेते हैं, वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का ही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ए बी सी का रेशो 2:2:1 है। ए बी सी का 2:2:1। अब इसमें बोल दिया गया कि ए रिटायर हो गया। ओके, ए रिटायर। ओके, नेक्स्ट वन कहते हैं कि बी और सी अब जो है ना वो रिसीव करेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2। बी और सी जो हैं वो रिसीव करेंगे 3:2 में। किससे? ए से। ए से बी और सी 3:2 की फॉर्म में रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए का रेशो कितना बनता है। ए का रेशो है 2/5। अब बी ए से कितना ले रहा है? 3:2। इट मीन 3 में 3 + 2, 3 में 5। मतलब ए 2/5 का 3/5 पोर्शन जो है वो ले रहा है। सॉल्व कर लीजिए। 3 × 2 = 6, 5 × 5 = 25। और बी कितना ले रहा है? ले तो ए का ही रहा है पोर्शन, तो ए का कितना पार्ट है वही सेम कर लीजिए, 2/5। लेकिन जो सी है वो ए से कितना ले रहा है? 2/5। क्योंकि बी और सी का 3:2 था, तो बी का तो पोर्शन ए से 3/5 था और सी का 2/5 था। तो 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25। मीन्स ए जो बी है, सॉरी यहाँ पे ए बी ये गलत कर दिया। अब जो बी है वो तो ए से लेगा 2/5 का 3/5 और सी लेगा 2/5 का 2/5। ठीक है, ये क्या हो गया? गेन हो गया। ओके, तो अब इसके अंदर हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखिए, अब बी और सी का कितना शेयर बनेगा? ये देखिए, बी का कितना शेयर है? 2/5 और उसने ए से कितना लिया है? ए से कितना लिया है? 6/25। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 16/25। क्लियर हो गया आपको? इसी तरह से सेम सी का कितना शेयर है? 1/5 पहले का शेयर था और सी ने ए से कितना लिया है? 4/25। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। 5 + 4 9/25। क्लियर है? तो ये हमारा निकल गया है न्यू रेशो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको गेनिंग रेशो का एक एग्जांपल दे देती हूँ कि गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी। गेनिंग रेशो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि गेनिंग रेशो क्या होती है। ठीक है, कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज ए गेनिंग रेशो। एक फॉर्मूले की फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, न्यू रेशो जब पार्टनर्स रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है, उसको हम बोल देते हैं गेनिंग रेशो। ठीक है, अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बन जाता है इधर, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हाँ जी, गेनिंग रेशो का यही फॉर्मूला होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, एक एग्जांपल है कि एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई और जेड रिटायर हुए हैं, तो उनका जो शेयर बनता था 5:3:2। अब उसके बाद बी रिटायर हुआ। अब जब बी रिटायर, क्या एग्जांपल है? हाँ जी, जब वाई रिटायर हुआ तो एक्स और जेड
वाई रिटायर, यहाँ लिख देती हूँ रिटायर, और एक्स और जेड का शेयर बन गया है 3:2। क्लियर है आपको? 3:2। फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमने निकालना किस, सिर्फ एक्स और जेड का। एक्स क्या है? 3/5, और ओल्ड रेशो कितना है? 5/10। इसी तरह से हम जेड का निकाल देंगे, 2/5 हमारा है न्यू रेशो, और ओल्ड रेशो है 2/10। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिए। 10, 3 2 जा 6 माइनस 5, इट मीन्स 1/10 हमारा गेनिंग रेशियो निकल गया। इसी तरह से 10, 2/10 ये हमारा फिर से गेनिंग रेशियो निकल गया है एक्स और जेड का। इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, इसलिए ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिंपल से पॉइंट्स है। क्योंकि हमने एडमिशन का जो पोर्शन किया था उसको हमने बहुत टाइम लगा के किया और आपको डीपली समझाया है, तो इसलिए अब ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, एडमिशन का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी, आप उसे डायरेक्ट जा सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है इसके बारे में जानिए। यहाँ पे रिटायरमेंट है और डेथ है। हो सकता है कि रिटायरमेंट तो चलो जब साल का एंड होता है, ईयर के एंडिंग के अंदर हम रिटायरमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेथ का तो कोई फिक्स टाइम नहीं है ना। डेथ का कोई फिक्स टाइम नहीं है, हो सकता है ईयर के एंड में हो जाए, स्टार्टिंग में हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम डेथ का जो पार्ट है उसका पोर्शन निकालते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारा सेशन स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2000 मान लीजिए 20, अब ये 21, ठीक है 21 ले लेते हैं, और ये एंड होगा 31 मार्च 2022, बट आप ले लो, ठीक है ओके। अब पार्टनर रिटायर हुआ है या डेथ हो गई है। रिटायरमेंट में तो सिंपल है कि 31 मार्च को ही अगर हम रिटायरमेंट दे दें तो फुल ईयर का प्रॉफिट हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि 31 मार्च 2022 है, लेकिन किसी पार्टनर की डेथ हो गई है 1 नवंबर 2021 में, या इधर ले लो 11 नवंबर 2021 को उसकी डेथ हो गई। अब बच्चे 11 नवंबर को तो हम अपना प्रॉफिट शेयर भी नहीं निकालते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 अप्रैल 2021 से लेके 11 नवंबर 2021 तक का हम एंटीसिपेशन प्रॉफिट्स निकालेंगे। अनुमान लगाते हैं कि इस टाइम तक कितना प्रॉफिट आया है, और उसका हम एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। वो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कहाँ करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गया आपको। अब आ गई हमारी लाइबिलिटी कि रिटायरिंग पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी है। एक हो जाता है बिफोर रिटायरमेंट और एक हो जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। बिफोर रिटायरमेंट में तो क्या पॉइंट आ जाएगा कि 11 नवंबर तक जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो वहां तक ही आपकी लाइबिलिटीज रहेंगी। उसके बाद जो भी आपकी रिटायरमेंट की डेट है, मान लीजिए यहाँ पे डेथ नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं कि इसकी इस टाइम 11 नवंबर को रिटायरमेंट हो गई, तो जो ए पार्टनर मानते हैं, ए पार्टनर की सिर्फ 11 नवंबर 2021 तक फॉर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसके लिए वो लाइबल होगा, उसके बाद के लिए वो कोई भी लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये पर्सन इन लाइबिलिटी से भी रिटायर होना चाहता है, तो उसको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि कोई भी, वो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? ए पार्टनर, फॉर्म के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी है उस तक, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा।
और उस एग्रीमेंट के बाद वो हर तरह की लाइबिलिटी से रिटायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये होता है बिफोर रिटायरमेंट। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट में हम क्या लेते हैं कि आप रिटायर हो चुके हो 11 नवंबर को, लेकिन उसके बाद भी आपकी लाइबिलिटीज जो है फर्म के लिए कंटिन्यू चल रही है, और वो लाइबिलिटी तब तक ओवर नहीं होगी जब तक आप एक पब्लिक नोटिस नहीं निकलवा देते हो, तब तक वो लाइबिलिटीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, चाहे आप वो नोटिस 2025 में निकलवाओ, चाहे 2021 में या एनी अदर ईयर। ओके, तो ये जो आफ्टर रिटायरमेंट का जो नोटिस है इसको हम कर देते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 23 के अंडर करते हैं, सॉरी 32, सेक्शन 32 सबसेक्शन 3, और ये जो है वो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 के अंदर हमारा चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं, यूजीसी नेट वाले प्लीज इस पॉइंट्स को कंसीडर कर लीजिएगा। आई होप ये यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो रिटायर्ड पार्टनर है उसकी हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चे, उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, वो गुडविल क्या होगी? वो पार्टनर जब तक रिटायर हो रहा है, जिस डेट को रिटायर हो रहा है, उस रिटायरमेंट के डे तक उसका जो भी कंपनी या फर्म के, कंपनी नहीं बोलोगे यहाँ पे, फर्म बोलोगे, फर्म के जो प्रॉफिट्स में हिस्सा बनता है, और वो जो पोर्शन बनता है उस पोर्शन को हम गुडविल का नेम दे देते हैं। क्लियर हो गया है? मीन्स जो प्रॉफिट है या जो पार्टनर का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, वो कंटिन्यू पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है, तो उस कंपनसेशन को हमने गुडविल का नेम दे दिया है। ठीक है, और ये कंपनसेशन का जो ट्रीटमेंट है, गुडविल का ट्रीटमेंट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर चलता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर जो गाइडलाइंस है उनके बेस पे आप इन गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसकी भी मैं आपकी क्लास लूंगी, और उस क्लास के अंदर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझाया जाएगा। तो अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो जिस टाइम पे रिटायरमेंट हुई है उससे पहले अगर अकाउंट्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो गुडविल भी हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन से पहले जितनी भी गुडविल थी वो सारी की सारी ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर दी जाती थी, ओल्ड पार्टनर्स में। वैसे ही सेम वे से पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले का जो टाइम पीरियड है, जो पहले की गुडविल है, वो गुडविल ऑल पार्टनर्स, जिसके अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, वो सारी गुडविल हम डिवाइड करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल टू गुडविल अकाउंट। जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम डिवाइड कर देंगे, किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में, क्योंकि ऑल पार्टनर्स है ना, इस ऑल पार्टनर्स के अंदर इंक्लूड है रिटायरिंग पार्टनर। ये बात ध्यान रखना, रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड है, क्योंकि ये फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है, रिटायरमेंट होने से पहले की गुडविल है। ओके, अब जब आप कंपनसेट करते हैं, मीन्स कंटिन्यू पार्टनर्स कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स को, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो तो उसको हमने गुडविल का नाम दे दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? समझ आ गई आपकी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं वो कंपनसेट कर रहे हैं किसको? आउटगोइंग पार्टनर को। आउटगोइंग पार्टनर में रिटायरिंग भी बोल सकते हो, डिकीज्ड, जिसकी डेथ हो गई उसको हम डिकीज्ड पार्टनर बोलते हैं, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? उसकी एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई आपको बात समझ
कि कैसे ट्रीटमेंट करना है हमने गुडविल का। ओके, क्लियर है। उसके बाद अब एक पॉइंट और आ जाता है कि हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है? जो कि डायरेक्ट शो नहीं की गई है, उसको हमें कैलकुलेट करना, उसको हम बोल देते हैं हिडन गुडविल। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे बच्चे ए बी सी पार्टनर्स हैं, ये हिडन गुडविल का पॉइंट है। हिडन गुडविल कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, किस रेशो के अंदर? रेशो कुछ भी नहीं दे रखा है, मान लीजिए 3:2:1 लिख देते हैं, ठीक है। बी रिटायर हो गया और उसको 1,28,000 अमाउंट मिल रही है एज ए कंपनसेशन, ठीक है। अब ए और सी जो है, जो ए और सी हैं, ए पार्टनर और सी पार्टनर्स, वो उसको 1,50,000 पे एग्री हो गए हैं कि उसको पे करना है। बी को रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहे हैं 1,28,000, जबकि ए और सी ने कंपनसेट किया है 1,50,000। तो वो 1,50,000 क्यों कंपनसेट कर रहे हैं, वो सॉल्व करते हैं। ए और सी कितना पे कर रहे हैं? 1,50,000, जबकि रिटायरमेंट के टाइम पे उसका पोर्शन कितना हो चुका है? 1,28,000। इतना ही हुआ। मीन्स जो 22,000 है वो हमारी क्या निकल गई है? हिडन गुडविल। ठीक है, कि उसने फर्म के अंदर काम किया है और उसका जो हार्ड वर्क है, उससे फर्म को जो प्रॉफिट्स हुए हैं, उसकी हार्ड वर्किंग की हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग से जो फर्म में गुडविल बनी है, उस गुडविल का पोर्शन जो है वो हमने दिया है, और वो कितना दिया है? 22,000। इसको हम बोल देते हैं कि हिडन गुडविल। क्लियर है स्टूडेंट्स कि किस तरह से आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया है। तो आई होप आज की क्लास हमें यहीं ओवर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट में अब हम एसेट्स लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन सीखेंगे और किस तरह से और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं हमने रिटायरमेंट के, तो वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।